आज बिहार स्पेशल और करंट अफेयर की 150 क्वेश्चन है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार की हरहा घाटी किस जिला में स्थित है। तो जो हरहा घाटी है ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। पश्चिम चंपारण में जो हिमालय का जो सबसे नवीनतम रूप है जो शिवालिक है उसका विस्तार पश्चिम चंपारण में है। और शिवालिक के जो विस्तार है पश्चिम चंपारण में उसे सोमेश्वर श्रेणी कहा जाता है। और सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में ये हरहा घाटी है। और हरहा घाटी के दक्षिण में रामनगर दून पड़ता है। ये तीनों के तीनों स्थान है वो पश्चिम चंपारण में है। एक का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जमुई जिला के चकाई बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज से संबंधित है। तो ये जो खनिज है यहाँ पर कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है, अवरक का उत्पादन किया जाता है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है। बिहार में जो एनएच की लंबाई है वो 6389 किलोमीटर है। बिहार में एनएच की जो लंबाई है 6389 किलोमीटर है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई है। तो जो 2025 में चुनाव हुआ था 18वीं विधानसभा के लिए, उसमें 29 महिला है जो निर्वाचित हुई है। और ये लगभग टोटल विधानसभा के 12% है। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, चट्टान के प्रकार और उसकी विशेषताओं पर निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विचार कर लीजिए। धारवाड़ चट्टान बिहार की सबसे पुरानी चट्टान है जो लौह अयस्क और अभ्रक जैसे खनिज के लिए समृद्ध है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। धारवाड़ चट्टान है जो दक्षिण बिहार में पाया जाता है, जैसे नवादा, गया, बांका ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर धारवाड़ चट्टान पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टानें गंगा के मैदान से निर्मित नई चट्टानें जिसमें खनिज नहीं पाई जाती हैं। देखिए विंध्यन चट्टान है ये गंगा के मैदान से पुरानी है इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पर खनिज पाई जाती हैं जैसे पायराइट पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये विंध्य चट्टान है वो गंगा के मैदान से पुरानी चट्टान है, यहाँ पर कार्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कार्य टर्शियरी चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में पाई जाती है जिसमें बहुत कम खनिज होती है, बिल्कुल सही है। जो शिवालिक की जो विस्तार है वही पश्चिम चंपारण में आकर के यहाँ पर टर्सरी चट्टान कहलाती हैं। और बिहार में उसे सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है जहाँ पर बहुत कम मात्रा में खनिज पाया जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वाटनरी चट्टानें बलुआ पत्थर और चुना पत्थर जैसे निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी है। नहीं भैया, क्वाटनरी चट्टान में ये नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है, ये बलुआ पत्थर चुना पत्थर किस में पाया जाता है, विंध्य चट्टान में पाया जाता है। और विंध्य चट्टान का बिहार में विस्तार है कैमूर रोहतास में। और यहाँ पर जानते हैं बलुआ पत्थर और जो बलुआ पत्थर चुना पत्थर है जो विंध्य चट्टान की ये विशेषता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा कौन सुमेलित है, तो 1 और 3 क्या है, सुमेलित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट 4 नंबर, नेक्स्ट है 6 नंबर है। बिहार में निम्नलिखित जिले पर विचार कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त जिले में जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या क्रम के घटते क्रम में, तो आप इसमें जो दिया गया है मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, दरभंगा का हो जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, देखिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, दरभंगा का है। दरभंगा में 1728 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 1728 लोग हैं जो निवास करते हैं दरभंगा में। और उसके बाद वहीं देखिए, और वही मधुबनी में 1202 व्यक्ति है, समस्तीपुर में 1467 व्यक्ति है, सीतामढ़ी में 1492 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो बिहार की जनसंख्या घनत्व थी वो 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग निवास करते थे। यह भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की है 2011 के जनगणना के अनुसार। और भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 था, 382 है भारत का जनसंख्या घनत्व। वहीं बिहार की जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है। और बिहार में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो शिवहर का है। शिवहर में 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। दूसरा स्थान पर पटना आता है, पटना में 1 वर्ग किलोमीटर में 1823 लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए 7 नंबर, मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मोकामा टाल बिहार का चावल कटोरा है। नहीं भाई, चावल का कटोरा नहीं है। मोकामा के जो क्षेत्र में दाल का उत्पादन बहुत मात्रा में किया जाता है, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर दाल का उत्पादन किया जाता है। यह पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय में फैला हुआ है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। यह क्षेत्र भारत के मिर्चा चावल के लिए अग्रणी उत्पादन है। नहीं, मिर्चा चावल कहाँ उत्पादन होता है, चंपारण में होता है। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जो मोकामा टाल क्षेत्र है इसमें क्या होती है, दाल का उत्पादन होता है। इसमें कौन सही है, केवल और केवल 2 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, मुंगेर जिला में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो खड़गपुर की पहाड़ी है वहां पर ये बॉक्साइट पाया जाता है। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, कोसी नहर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए।
एक में कह रहा है चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिला में स्थित है। नहीं, गलत हो जाएगा। चतरा नहर जो प्रणाली है ये कोसी नदी पर है और ये कहाँ है, नेपाल में है। चतरा नहर प्रणाली है ये नेपाल में है, बिहार में नहीं है। पूर्वी पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 5 शाखा नहर शामिल है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को 1961 में मंजूरी दी गई थी। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कौन सही पूछा जा रहा है आपसे, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएंगे 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कटिहार मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो ये जो कटिहार मंडल है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं, ये हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे के अंतर्गत बिहार के जो कटिहार मंडल है वो पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे के अंतर्गत आता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। यह महिलाओं को अपना स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के माध्यम से लागू की जाती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और इसके नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है, तो ग्राम विकास मंत्रालय होते हैं उसी को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो अभी इसमें दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की अवधि क्या है। तो जो 7 निश्चय कार्यक्रम 3 है उसकी अवधि है 2025 से लेकर के 2030 तक है। वहीं 7 निश्चय 1 जो शुरू किया गया था 2015 से लेकर 20 तक था, दूसरा था 20 से लेकर 25 तक और तीसरा जो है 2025 से लेकर के 30 तक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार ने प्लेट फाइबर में किस टीम को हरा करके रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में प्रवेश किया था, तो ये मणिपुर को हरा करके ये प्रवेश किया था। आइए 14 नंबर। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 5 वर्ष के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। ये बात क्या है, सही है। इसका निवेश लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपया है, ये भी बात सही है। यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों है जो बात सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्या कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कह रहा है कि बिहार को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। ये बात क्या है, सही है। बिहार यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल पर मूल्यवर्धन कर को 29% से घटा करके 4% किया गया है। इसी के लिए ये जो पुरस्कार है बिहार को मिला है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों को दोनों क्या है, सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। 16 कह रहा है कि उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जो उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो उन्मेष कार्यक्रम है कहाँ हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बाहर ज्ञान भारतम जो मिशन है, ये ज्ञान भारतम जो मिशन है इसका संबंध है कि जो पुराने पांडुलिपि है उसका डिजिटलाइजेशन करना। इसका संबंध ये अंतर्राष्ट्रीय उन्मेष कार्यक्रम या साहित्य से नहीं है, इसका इससे कोई मतलब नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि आपसे गलत इसमें कौन है, तो गलत हो जाएगा केवल 2 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बन गई है, तो ये बन गई है आरती गुप्ता। ये कहाँ की है, नालंदा की रहने वाली है। इन्होंने पहली बार अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली पहली बिहार की महिला होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। ये आरती गुप्ता है और ये बिहार के नालंदा के रहने वाली है। 18 नंबर क्वेश्चन है ये, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में किस संस्थान से बिहार के पहले जेनजेट डाकघर का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है, आईआईटी पटना में किया है। किसके द्वारा किया गया है, इंडिया पोस्ट के द्वारा किया गया है। ये किस संस्था में बिहार के हो जाएगा पहला जेनजेट डाकघर, ये कहाँ हो जाएगा, आईआईटी पटना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। तो आप जानते हैं कि बिहार में एक टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये पश्चिम चंपारण में है, ये पहला हो जाएगा। और यदि दूसरा हाल ही में बना है, किसको घोषित किया गया है, ये कैमूर को घोषित किया है। ये बिहार का दूसरा है जो वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा।
ये दूसरा जो टाइगर रिजर्व है ये बिहार का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। वहीं पहला है जो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो ये कैमूर में हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की खोज के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। ये बात क्या हो जाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कह रहा है कि यह सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह से विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी को इस शैक्षणिक यात्राओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसमें केवल और केवल सरकारी संस्था ही शामिल होंगे, इसमें निजी संस्था को शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसमें कौन सही है? तो केवल एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है? ये किस स्थान पर है? तो ये बांका जिला में हो जाएगा। अल्ट्राटेक की जो नई इकाई स्थापित कहाँ की जा रही है? ये बांका जिला में स्थापित किया जा रहा है। आइए 22 नंबर, बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र का आईपीएल खिताब बनने पर, आईपीएल खिलाड़ी बनने पर राष्ट्र प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये कौन हो जाएंगे? भैरव सूर्यवंशी हो जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए, बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। संपूर्ण ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए बिहार विधानसभा जो 2025 हुआ था, इसमें 5 जिला को विभिन्न क्षेत्र में जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है तो पूर्णिया को किसके लिए सम्मान मिला था? ये पूर्णिया को सम्मान मिला था बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? बेहतर चुनाव प्रबंधन हो जाएगा। इसमें जो पहला दिया हुआ है इसके सामने ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मिलान दिया हुआ है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किसको मिला था? तो मधुबनी को मिला था। तो ये इसके लिए दोनों के दोनों क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? गलत हो जाएंगे। और पूर्वी चंपारण को चुनावी प्रक्रिया के बेहतर तकनीक से अपनाने के लिए ये बात क्या है? सही है। समस्तीपुर को है आदर्श आचार संहिता प्रभावित क्रियान्वयन के लिए, ये भी सही है। और एक जिला है पटना, पटना को मिला था मतदाता को जागरूकता करने के लिए, इसलिए पटना को भी अवार्ड मिला है। ये 5 जिला है जिसमें पूर्णिया है, पूर्वी चंपारण है, समस्तीपुर, मधुबनी और पटना है। ये 5 जिला है, इसको चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में सम्मान दिया गया है। इसमें कौन सही है? तो केवल 2 और 3 सही था। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, 12वें जैन तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म स्थल कहाँ है? ये वसु पूज्य है जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म है जो भागलपुर के चंपापुरी में हुआ था और ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भैंसा है। इनकी प्रतीक चिन्ह क्या है? भैंसा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूची है और सूची को मिलान करना है। देखिए अधिकारी दिया हुआ है और उसका विवरण कार्य क्षेत्र क्या होती थी उसके बारे में। जैसे भुक्ति किस क्षेत्र पर प्रशासन करता था? तो ये उपरिक के अधीन ये प्रांत पर ये शासन करता था। भुक्ति है जो उपरिक के अधीन प्रांत पर ये शासन करता था। विषय है जो विषयपति के अधीन ये शासन करता था। महतर किसके अधीन काम करता था? तो ये सबसे छोटी इकाई प्रशासन करने वाली ग्राम के जो वृद्ध थे उनके द्वारा शासन किया जाता था। अग्रहारी कर मुक्त ब्राह्मण गांव को देख रेख करने वाले अधिकारी को अग्रहारी कहा जाता था। इस प्रकार से 2134 इसका मतलब इसका ए आंसर हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए, यह गौतम बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी से संबंधित है। नहीं, आप जानते हैं कि सुजाता है जो महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया हुआ था, तो ये खीर खिलाने वाली एक महिला थी, न कि इनको पालन करने वाली इनकी प्रजापति गौतमी थी। ये हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इस स्तर पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और ये सुजाता स्तूप कहाँ है? तो बिहार के बोध गया में है। इसमें कौन सही हो जाएगा? तो केवल 2 सही हो जाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, बिहार के महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिहार में जो महाजनपद था उसके बारे में पूछा जा रहा है। महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। वज्जी महाजनपद की राजधानी चंपा थी और यह लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था। नहीं भैया, जो
जो महाजनपद थी इसकी राजधानी चंपा नहीं थी। चंपा किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा अंग की राजधानी चंपा है। जबकि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगिरी थी, सभी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था। ये बात क्या है? सही है। इस प्रकार से इसमें कौन सही है? 1 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है? देखिए अमित्र चेटस है जो यूनानी पुस्तक में अमित्र चेटस मिलता है। तो ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अमित्र चेटस है जो यूनानी पुस्तक में मिलता है। अमित्र घात है जो पतंजलि के द्वारा महाभाष्य से लिखा गया था, उसमें अमित्र घात का प्रयोग किया गया है बिंदुसार के लिए। वहीं सिंहसेन है, सिंहसेन किसमें किया गया है? तो ये जैन जो ग्रंथ है उसमें सिंहसेन का नाम प्रयोग किया गया है। किसके लिए? बिंदुसार के लिए। अमित्रारी ये शब्द कहीं नहीं प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 31 नंबर। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था? तो किस वर्ष नष्ट किया था? तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आइए 32 नंबर। मनेर शरीफ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो गलत है? इससे मुगल काल के दौरान इस्लामी और संस्कृति परंपराओं के बीच संवाद के साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य किया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बड़ी दरगाह हजरत मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा है, जबकि छोटी दरगाह मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। छोटी दरगाह कुरान के अभिलेखों और परिष्कृत मुगल स्थापत्य तत्वों से सजी अपनी गुंबद के लिए जानी जाती हैं। बड़ी दरगाह जाती है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। डी नंबर कह रहा है कि बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि जो छोटी दरगाह है वो शाहजहां के समय बनाया गया था। ये छोटी जो दरगाह है वो शाहजहां के समय दरगाह बनाया गया था, इसीलिए क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आइए 33 नंबर। लोटा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्योंकि ये तुरंत पहले हुआ था, ये 1856 में हुआ था। क्योंकि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उससे ये तुरंत पहले हुआ था, 1856 में हुआ था, इसलिए गलत हो जाएंगे। यह पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन देने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ था। क्यों हुआ था? कि देखिए ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये बात क्या है? सही है। क्योंकि देखिए पहले पीतल के लोटा दिया जाता था, जिससे क्या है कि ये कैदी है वो जेल के गेट पर मार करके आवाज करते थे। तो ये आवाज से अंग्रेजी तंग होकर के क्या किए, इनको पीतल के जो बर्तन की जगह पर मिट्टी के देने लगे कि मिट्टी से आवाज करेंगे, गेट पर मारेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। इसी के लिए इन्होंने विद्रोह किया था कि हमें पुनः पीतल के बर्तन ही दिया जाए, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, 1856 में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कौन सही है? तो केवल और केवल 2 सही है। पहला है जो गलत है क्योंकि इसका डेट गलत दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है 34 नंबर। मिलान करना है। अखबार या पुस्तक के संस्थापक है। बिहार हेराल्ड है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा हो जाएगा। दिसेर कथा किसका है? सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा ये है। सर्चलाइट किसके द्वारा है? ये सर्चलाइट किसके द्वारा होगा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हो जाएगा। मदरलैंड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा मजरूल हक के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा होगा? 3 2 4 1 3 2 4 1 डी नंबर। आइए 35 नंबर। अंग्रेज के साथ छापामार संघर्ष के बाद अमर सिंह अन्य विद्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे? तो ये वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे, जो वीर कुंवर सिंह के शहीद होने के बाद 1857 के विद्रोह के नेतृत्व को आगे बढ़ाया और लास्ट में ये जब लगा कि अब नहीं जीत पाएंगे तो ये नेपाल के तराई में अन्य विद्रोही के साथ ये चले गए थे। आइए 36 नंबर। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? प्रभावती देवी को पकड़ लिया गया और भागलपुर जेल में भेज दिया गया था। ये बात क्या है? सही है। तारा रानी ने सीवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। विंध्यवासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 37 नंबर। बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना का संचालन किया गया था। कहां से किया गया था? ये किया गया था मुंबई से। और गुप्त रेडियो स्टेशन की जो इस पर बोलते थे राम मनोहर लोहिया के द्वारा, इस पर संवाद किया जाता था, उन्हीं के द्वारा वक्तव्य दिया जाता था। और इसका स्थापना है जो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। आइए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें चंद्रकांता है जो फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, क्योंकि चंद्रकांता है जो देवकी नंदन के द्वारा लिखा गया है। 39 नंबर। सेन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विजय सेन ने कर्नाट राजवंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। ये बात क्या हो जाएंगे? ये बात हो जाएंगे सही। 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। बिल्कुल सही है। जयदेव के द्वारा ही गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की गई है।
लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से हार के बाद सेन राजवंश की राजधानी नदिया से विष्णुपुर स्थानांतरित कर दिया था। ये क्या हो जाएंगे, विष्णुपुर नहीं था, ये कौन सा था, विक्रमपुर था। विक्रमपुर बंगाल हो जाएगा और नदिया जिला को है जो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। ये क्या स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विष्णुपुर नहीं था, ये क्या था, विक्रमपुर था बंगाल का। चलिए, तो इसमें कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। चलिए 40 नंबर, मगध में वृद्धत राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो वृद्धत राजवंश का अंतिम शासक था जो रिपुंजय था, और वृद्धत वंश के जो संस्थापक थे वो वृद्धत खुद थे। आइए 41 नंबर, बिहार में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था जिन्हें शक्र सिंह ने हराया है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तुगलक काल के दौरान बिहार शरीफ की राजधानी बिहार की जो राजधानी है वो बिहार शरीफ थी। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों को दोनों बात है जो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में नुनाही राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जो नुनाही वंश की स्थापना है जो बहार खान नुहानी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, बहार खान नुहानी के द्वारा किया गया है। ये 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्या कह रहा है, मिलान करना है। गवर्नर और सूची गवर्नर है और किसके अधीन नियुक्त किया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। मिर्जा अजीज कोका है, इसको कौन नियुक्त किया था, तो ये अकबर के द्वारा नियुक्त था। राजकुमार परवेज को कौन नियुक्त किया था, तो ये किया था जहांगीर। वहीं खान ए आलम इसको कौन नियुक्त किया था, तो इसको किया था शाहजहां। और दाऊद खां कुरैशी इसको कौन किया था, तो ये हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा आंसर, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए 44 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन व्यापार मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तरापर्थ मार्ग पुष्कलावती, तक्षशिला, चंपा और चंद्रकेतुगढ़ को जोड़ता था। ये बात क्या है, सही है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्रा ने नदी व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सहायक मार्ग और पाटलिपुत्रा को वैशाली और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों से जोड़ते थे जो नेपाल तक विस्तारित थे। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें सभी के सभी आंसर है क्या है, सही है। ये व्यापार मार्ग था मौर्य के समय मध्यकालीन व्यापार मार्ग था। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए, ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए। ये बात क्या है, सही है। यानी कि मिनिमम 1 साल में 4 बैठक होनी ही चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकते हैं। ये बात सही हो जाएंगे। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/40 होनी चाहिए, नहीं 1/20 होनी चाहिए। यानी कि ग्राम जो सभा की बैठक होती है उसमें 1/20 अगर उपस्थित होगा गणपूर्ति, उसे मान लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई जारी की जाएगी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए, बिहार राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करना है। ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 2005 में जो सूचना का अधिकार आया था उसके आधार पर बिहार में भी राज्य सूचना आयोग का स्थापना किया गया था। त्रिपुरारी शरण को बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है गलत कौन है, इसमें दोनों को दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए, बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो बिहार के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे, बिहार के जो पहले लोकायुक्त थे श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। ये बिहार के पहले लोकायुक्त थे। चलिए, इनका कार्यकाल 1973 में पहली बार जो लोकायुक्त स्थापित की गई थी 1973 में, तो यही पहले अध्यक्ष बने थे। आइए 48 नंबर, प्रशासनिक इकाई और संख्या है। प्रमंडल, बिहार में प्रमंडल संख्या कितनी है, तो प्रमंडल हो जाएगा 9, जो 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितनी है, तो 101 है, क्या अनुमंडल है। प्रखंड कितनी है, तो 534 है, जो प्रखंड है। और पंचायत कितनी है, तो 8406 पंचायत है। इस प्रकार से कौन आंसर इसका हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम और संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषय को सूचीबद्ध किया गया है। कहने का मतलब है कि जो पंचायत को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो आप जानते हैं आर्टिकल 243G के तहत 29 विषय पर पंचायत जो कानून बना सकती है, वहीं जो नगर निगम होती है वो 18 विषय पर कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 50 नंबर। 50 नंबर क्या है, तिरहुत प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है जिसकी गठन 1908 में किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। तिरहुत प्रमंडल में 7 जिला है, नहीं भैया 7 जिला नहीं है, कितना है, इसमें मात्र 6 जिला इसमें शामिल किया गया है। ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका कौन सा सही है, तो केवल एक सही है।
चलिए 51 नंबर, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए, बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की साक्षरता दर राज्य की कुल औसत साक्षरता दर से कम है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए, बिहार में अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जो अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है वो 48.6% है, वहीं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर है वो 28.2% है। यानी कि अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है वो बहुत अधिक है। ये क्या हो जाएंगे? दोनों को दोनों सही हो जाएंगे। आइए 52 नंबर, निम्नलिखित में किस वर्ष बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये 1968 में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन बिहार में 1968 में लागू हुआ था। और उस समय जो राज्यपाल थे बिहार के नित्यानंद कानून थे, और बिहार में जो मुख्यमंत्री थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। चलिए 53 नंबर, वर्ष 2000 में विभाजन के बाद निम्नलिखित में किसे बिहार राज्य की राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? बिहार कैबिनेट ने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया है? नहीं, क्योंकि बिहार के जो राजकीय पशु है या तो बैल हो जाएगा, नहीं तो गौर हो जाएगा। गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। ये बात क्या हो जाएगा? सही है। अशोक वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? नहीं, पीपल को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है? तो केवल 2 सही था। आइए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 54 में कह रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.42% थी, जो 1991 से 2001 के दौरान दर्ज की गई 28.43 से कम है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कारण कह रहा है कि भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 2001 में दर्ज 8.07% से बढ़ करके 2011 में 8.60% हो गई है। ये दोनों को दोनों बात क्या है? सही है, लेकिन दोनों दूसरे को व्याख्या नहीं करता है। चलिए, दोनों स्टेटमेंट क्या फैक्ट है और दोनों को दोनों सही है। बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो जो बिहार में पहले दूरदर्शन की स्थापना है जो 1978 में, ये पहली बार कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था 1978 में। 56 नंबर, 2001 और 2011 के बीच बाल लिंगानुपात में गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी बिहार में अधिक रही है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कारण कह रहा है कि बाल लिंगानुपात में ग्रामीण शहरी अंतर 2001 में 20 अंक से बढ़कर 2011 में 26 अंक हो गई है। इसी की वजह से ये अधिक अंतर देखने को मिल रहा है। ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएंगे, और व्याख्या भी कर रहा है इस बात का। आइए 57 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कृषि उत्पादन प्रणाली में नियोजित जनसंख्या का अनुमान प्रतिशत क्या था? यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार में कृषि में संलग्न लोग कितने थे, तो कितने परसेंट थे? ये मात्र 77% उस समय ये संलग्नता थी। आइए 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जाट जटिन नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बिहार की कला और संस्कृति के अंतर्गत है। यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में किया जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह नृत्य पारंपरिक रूप से एक एकल दर्शन है जिसका उद्देश्य अपने पति के लिए एक महिला की पीड़ा को व्यक्त करता है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही बात से गलत है क्योंकि एकल प्रदर्शन नहीं है, इसमें दो व्यक्ति मिलकर के प्रदर्शन करते हैं और उद्देश्य वही है कि पति और पत्नी के पीड़ा के व्यक्त किया जाता है। लेकिन 2 व्यक्ति इसमें होते हैं, पति और पत्नी होते हैं। एक पत्नी का कैरेक्टर और एक पति का कैरेक्टर होता है। 2 व्यक्ति मिलकर के इस नृत्य को दर्शाते हैं और समाज में जो बुराई होती है एक तरह से उसको इसमें दिखाया जाता है। चलिए इसमें कौन सा सही हो जाएंगे? केवल एक सही हो जाएंगे। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, सुजनी कढ़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सुजनी कढ़ाई मुख्य रूप से नियोन शेड्स के चमकीले सिंथेटिक धागे का उपयोग करके किया जाता है। यह बात क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें कपास के जो सिंथेटिक धागे उसका प्रयोग किया जाता है, नियॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सुजनी कढ़ाई के विषय में घरेलू हिंसा, दहेज, लड़कियों की शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या शामिल है। ये बात क्या है? सही है। इसे 2006 में सांकेतिक यानी कि जीआई टैग, भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? ये बात हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ये बात क्या है? 2006 में सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। ये बात क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सॉरी 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 60 नंबर, सामा चकेवा उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार है। ये बात क्या है? सही है। कारण कहा जा रहा है कि सामा चकेवा छठ पूजा के अगले दिन से शुरू होता है और लगभग 7 दिन तक चलता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। 7 दिन नहीं, लगभग इसमें 10 दिन ये सामा चकेवा है जो चलता है, 10 दिन। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि लगभग 10 दिन तक ये सामा चकेवा है उन्हें चलता है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे। छठ पूजा के अनुष्ठान के
क्रम में संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नहाय खा प्रारंभिक शुद्धिकरण चरण को चिन्हित करता है, जहां केवल आम की लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके एक विशिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। देखिए केवल यहाँ पर कह दिया आम का लकड़ी, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप गांव में देखिएगा तो कुछ और जलावन से भी खाना बनाया जाता है, तो ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। केवल और केवल इसमें स्टेटमेंट गलत कर देता है, बाकी सब सही था, लेकिन केवल आम की लकड़ी बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। खरना एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है, जो पारंपरिक रूप से तीसरे दिन शाम को अर्घ के बाद समाप्त होती है। नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन जो सुबह का अर्घ होता है उसके बाद समाप्त होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। संध्या अर्ध ढलते सूर्य प्रत्युष की पूजा के लिए समर्पित है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। उषा अर्घ्य शाम को किया जाने वाला अंतिम अनुष्ठान है, जब भक्त उगते सूरज को जल और प्रसाद अर्पित करते हैं। ये उषा अर्घ्य शाम को नहीं, सुबह वाला है, ये भी गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर। विदेशिया लोक नाटक के प्रदर्शन के में प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी विदेशिया जो लोक नाटक है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है झाल, ढोलक, खजरी का प्रयोग करके विदेशिया लोक नाटक है प्रदर्शित किया जाता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 का रहा है कि पटना कलम चित्रकला के संरचित अग्रभूमि मध्य भूमि और पृष्ठभूमि विभाजन का अभाव होता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पटना कलम चित्रकला में संरचित अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि विभाजन का अभाव होता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पटना कलम मुगल पेंटिंग की एक उपशाखा के रूप में विकसित हुई, लेकिन इसमें अपने शैलीगत नृत्यों को संशोधित किया है, ये भी बात क्या है, सही है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट है, लेकिन इसका कोई व्याख्या नहीं है, दोनों को दोनों बात क्या है, सही है। लेकिन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है जीआई टैग उत्पाद और वर्ष। देखिए कतरनी चावल को कब जीआई टैग मिला था, तो इसको मिला था 2018 में कतरनी चावल को जीआई टैग मिला था। भागलपुरी जो रेशम है उसको कब मिला था, ये मिला था 2013 में, भागलपुरी रेशम को जीआई टैग मिला था। मधुबनी चित्रकला को कब मिला था, तो मधुबनी चित्रकला को 2007 में मिला था। वहीं खटवा को कब मिला था, तो ये 2016 में मिला था। खटवा क्या है, तो खटवा एक मतलब एक कला होता है जिसमें कपड़ा के ऊपर कपड़ा जोड़ करके जो एक कला की तैयार की जाती है, उसे खटवा कहा जाता है। यानी कपड़ा के ऊपर कपड़े के काट काट कर डिजाइन बनाया जाता है, उसे खटवा कहा जाता है। इसको 2016 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटना स्थित पादरी की हवेली की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्तमान संरचना 1772 में तिरेटो नामक एक वेनिसियन वास्तुकार द्वारा पुनः डिजाइन किया गया है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह इमारत इतालवी वास्तुकला शैली से निर्मित है, नहीं इतालवी से नहीं है, ये पुर्तगाली वास्तुकला से निर्मित है। इसमें पुर्तगाली वास्तुकला से इसका जो इमारत है वो डिजाइन किया गया है। इसमें कौन सही है, केवल एक सही है। आइए 66 नंबर। मृदा के प्रकार और किस जिला में स्थित है, बलथर मृदा। बलथर मृदा कहाँ मिलता है, आपको दक्षिण बिहार में बलथर मृदा देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा कैमूर। टाल मृदा कहाँ हो जाएगी, टाल मृदा किसमें हो जाएगी, ये मुंगेर हो जाएगा। तराई मृदा कहाँ हो जाएगी, तराई जो नेपाल से सटा हुआ जो जिला है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, तो तराई मृदा हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। बाल सुंदरी मृदा कहाँ हो जाएगी, तो उत्तर बिहार में हो जाएगा, सहरसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोन नदी बिहार के रोहतास जिले के किस प्रखंड में प्रवेश करती है, तो सोन नदी है जो किस में प्रवेश करती है, नौहट्टा से प्रवेश करती है। आइए 68 नंबर। पटना जिले के भीतर गंगा नदी की सटीक लंबाई कितनी है। देखिए पटना जिला में बिहार के पटना जिला में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 99 किलोमीटर है, और गंगा नदी की सबसे बड़ी लंबाई है जो पटना जिला में ही है। बिहार में टोटल गंगा की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, पटना में 99 किलोमीटर। नेक्स्ट 69। बेगूसराय जिले में संचालित लघु औद्योगिक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्राउनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई और जुलाई 1964 में चालू हुआ था, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ब्राउनी डेयरी 1959 में स्थापित एक पूर्णतः सहकारी संस्था है, ये भी बात क्या है, सही है। तेघरा क्लस्टर एक छोटा कृषि आधारित उद्योग है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तीनों फैक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 70 नंबर। मगही पान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद क्षेत्र में चिकनी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है मगही पान, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 70 नंबर में पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे 2020 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, नहीं। मगही पान को कब हो गया, 2018 में प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या स्टेटमेंट गलत है। पूछा जा रहा है आपसे गलत कौन है, तो केवल और केवल दो है जो गलत है, क्योंकि जो मगही पान है उसका जो भौगोलिक संकेत है वो कब प्राप्त हो गया था, 2018 में प्राप्त हो गया था। आइए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 में क्या कह रहा है, 71 में कह रहा है कि तिरहुत
तिरहुत जो मंडल है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तिरहुत का कहाँ हो जाएगा मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। तिरहुत जो प्रमंडल है उसके जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। सारण का कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छपरा में। वही मगध के कहाँ हो जाएगा हेडक्वार्टर, तो ये हो जाएगा गया में। कोसी का कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सहरसा में हो जाएगा। इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 72। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिला का कौन सा स्थान है, यानी कि टोटल जो भारत के जिला है उसमें पटना का जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान है, तो ये है 15वां स्थान है। आइए 73 नंबर, शाहबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता निम्नलिखित में कौन सी है। कौन सी भोजपुरी है जो शाहबाद, शाहबाद का मतलब हो गया वही भोजपुर, कैमूर, रोहतास वाले क्षेत्र में, ये यहाँ पर बोला जाता है मानक भोजपुरी, मानक भोजपुरी बोला जाता है शाहबाद वाले क्षेत्र में। आइए 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा फसल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है, गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है, स्मट करता है, बिल्ट करता है, पोक्का बोइंग करता है, येलो वीन मोंजेक, ये किसमें है, तो येलो वीन मोंजेक है, ये भिंडी को प्रभावित करता है, न कि गन्ना को करता है, ये भिंडी में होने वाली रोग है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्राउनी रिफाइन की वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता कितनी है, जो ब्राउनी रिफाइनरी है उसकी जो कितना तेल को प्रसंस्कृत करती है, तो 6 MMTPA करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, 76 आपसे पूछा जा रहा है कि कमला और महानंदा नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कमला नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय सोमेश्वर श्रेणी से होता है, नहीं, कमला नदी का जो उद्गम होता है नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है, सोमेश्वर श्रेणी से नहीं होता है, ये सोमेश्वर श्रेणी से नहीं होता है बल्कि इसका महाभारत श्रेणी से होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कमला नदी की प्रमुख सहायक नदी सोनी, धौरा, त्रिशूला है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तीसरा है कि महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम चंपारण के दार्जिलिंग जिले के महाल्दी राम पहाड़ी से होता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। महानंदा नदी उत्तर दिनाजपुर यानी कि पश्चिम चंपारण से बिहार के कटिहार में प्रवेश करती है, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि कटिहार में क्या होती है, ये गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, क्योंकि प्रवेश बिहार में कहाँ करती है, तो किशनगंज में बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार में ये गंगा से मिल जाती हैं। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा सही, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 और 3 स्टेटमेंट था सही था। आइए 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर, इसमें मिलान करना है खनिज और जिला। अभ्रक, अभ्रक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ये नवादा में इसका जो उत्पादन किया जाता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो क्वार्टजाइट हो जाएगा कहाँ, ये लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा। डोलोमाइट, डोलोमाइट का कहाँ हो जाएगा, तो डोलोमाइट का कहाँ हो जाएगा, ये रोहतास हो जाएगा, रोहतास में डोलोमाइट का। सिलेट का कहाँ है, तो ये हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। इस प्रकार से ये खनिज मिलता है जिला वाला, और इसमें कौन सा आंसर है, ये ए नंबर आंसर है। आइए 78 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन साइड से लग रहा है कटा हुआ है। बिहार के कांवर झील के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। इसका निर्माण नदी संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से तब हुआ है जब गंगा नदी एक विसर्प धारा कटकर अलग हो गई थी, जिससे एक अर्धचंद्राकार गोकुल झील का निर्माण हुआ है। देखिए बात तो सब सही था, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी नहीं होकर के क्या था, ये बूढ़ी गंडक होनी चाहिए, क्योंकि गंगा नदी के विसर्प से नहीं बना है, ये बूढ़ी गंडक के विसर्प से बना है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ नदी का नाम यहाँ पर गलत दे दिया है, क्योंकि गंगा नदी के ना होकर के यहाँ पर बूढ़ी गंडक होती तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि बूढ़ी गंडक के विसर्प से वो बना हुआ है। कांवर झील एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोकुल झील है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है, ये हो जाएगा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। कांवर झील पक्षी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। कांवर झील पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2020 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, जबकि इसे पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया था, तो ये 1989 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। गर्मी के दौरान पश्चिम एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी को आकर्षित करता है, नहीं भैया गर्मी के दौरान नहीं करता है, ये सर्दी के दौरान करता है, यानी कि जो सर्दी मौसम होते हैं उसमें पश्चिमी एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आकर्षित होते हैं, दूसरा भी गलत हो जाएगा। कांवर आर्द्रभूमि के आसपास देखे जाने वाले प्रमुख पक्षी में लेसर एडुजेंटेड और ग्रेटर एंग्रोटर स्पॉटेड ईगल शामिल है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि गलत कौन सा है, 1 और 2 गलत है, गलत 1 और 2 है, तीसरा नंबर जो सही था। 80 नंबर, बिहार में जलोढ़ मृदा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी बांगर मिट्टी की पट्टी में आते हैं, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि बांगर का जो विकास है उस क्षेत्र में होता है जहां बाढ़ की पानी नहीं आती है, तो सुपौल, सहरसा, दरभंगा में हर साल बाढ़ आता है, इसलिए यहाँ पर किस खादर मिट्टी का विकास होता है। पटना, नालंदा, भोजपुर स्वतः खादर निक्षेप से
संबंधित है, गलत हो जाएगा। खादर का विकास वहां होता है जहां बाढ़ की पानी लगातार आती रहती है, और बांगर मिट्टी वहां पर विकास होता है जहां पर बाढ़ की पानी नहीं आती है। तो दोनों क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सही है, तो न तो एक न तो दो, दोनों को दोनों क्या स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आइए 81 नंबर, झुंझुनवा पहाड़ जो अपनी अद्वितीय धात्विक ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करने वाली चट्टान के लिए जाना जाता है, ये बिहार के किस जिला में स्थित है? झुंझुनवा पहाड़ कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। झुंझुनवा पहाड़ कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद में हो जाएगा। का ये जलप्रपात है और स्थान है, इसका मिलान चिन्ह करना है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो ये नवादा में हो जाएगा। जियारकुंड जलप्रपात कहाँ है? तो जियारकुंड जलप्रपात कहाँ हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भोजपुर में। तो ये हो जाएगा कौन सा? भोजपुर में। दुर्गावती जलाशय कहाँ हो जाएगा? ये दुर्गावती जलाशय कहाँ है? तो ये हो जाएगा कैमूर में। चौथा है कि ओखारनी जलप्रपात, ओखारीन जलप्रपात ये कहाँ है? ये रोहतास में हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर है 2341 यानी कि ए नंबर आंसर। आइए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर, गिद्धेश्वर पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कर लीजिए। ये पहाड़ी मुंगेर और जमुई दोनों जिला में स्थित है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये बिहार में हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है, नहीं भाई, ये धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है, ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्योंकि दक्षिणी जो बिहार है वहां पर हिमालय का विस्तार नहीं है। बिहार में जो हिमालय का विस्तार है केवल और केवल पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी के रूप में है, वो शिवालिक का हिस्सा है। बिहार में हिमालय का विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो जाएंगे? पश्चिम चंपारण में। दक्षिण बिहार में हिमालय नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। किसमें सही कौन है? केवल एक आंसर सही है। आइए 84 नंबर, बिहार में झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिला में स्थित है, ये बात क्या है? सही है। अनुपम झील गया जिला में स्थित है, नहीं भाई, अनुपम झील कहाँ है? ये कहाँ हो जाएगा? कैमूर में स्थित है, इसीलिए क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। केवल केवल एक सही है। आइए 85 नंबर, गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। इसका उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा के निकट नहुबिन हिमालय ग्लेशियर से होता है, ये बात क्या हो जाएंगे? ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह बेगूसराय के पास गंगा नदी में मिल जाती है, नहीं, बेगूसराय के पास नहीं मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है? हाजीपुर में। हाजीपुर में गंगा के पास, गंगा में मिल जाती है। इस नदी में गंगा, डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पूछा जा रहा है कौन सही है, तो इसमें 1 और 3 क्या है? सही है। 1 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 2 की कृषि आमतौर पर गैर चुनायुक्त प्रकृति की होती है, ये बात क्या है? सही है। कोसी और महानंदा जैसी नदियां चूना समृद्ध तलछटियों के बजाय अम्लीय खनिज के समृद्ध हिमालय जल ग्रहण क्षेत्र से निकलती हैं, इसी को वजह से किया है यहाँ पर चूना क्षेत्र है उसकी थोड़ा प्रकृति में कमी होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन 87 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में किसने कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था? दारोगा प्रसाद राय ये बिहार के सीएम बने हुए थे। ललित नारायण मिश्रा यही है जो बिहार के कभी भी सीएम नहीं रहे हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, ललित नारायण मिश्रा है जो बिहार के कभी सीएम नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह बिहार के सीएम रहे हैं। भगवत झा आजाद ये भी बिहार के सीएम रहे हैं। आइए 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर, मनिहारी और बक्सर में अस्थायी टर्मिनल का विकास किया है। नहीं भैया, अस्थायी टर्मिनल का विकास नहीं किया है, जबकि यहाँ पर फ्लोटिंग टर्मिनल का विकास हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग टर्मिनल का विकास हो जाएगा। माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए पटना और कालूघाट में फ्लोटिंग टर्मिनल का विकास हुआ है, नहीं, यहाँ पर अस्थायी टर्मिनल का विकास हो जाएगा। यानी कि दोनों को दोनों उल्टा कर दिया है, इसमें आंसर दोनों को दोनों उल्टा कर दिया है। इसका आंसर कौन सही है? तो न तो 1 न तो 2। आइए 89 नंबर क्वेश्चन, बिहार के 38 जिले में 8 जिला भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, ये बात क्या है? सही है। बिहार के हिमालयी प्लेट सीमा के निकट स्थित है और इसमें गंगा के मैदान की ओर विस्तृत कई उपसतहीय भ्रंश मौजूद है, इसी की वजह से क्या है? इस क्षेत्र में अधिकांश भूकंप आते रहते हैं, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, आहर प्रणाली, आहर पाइप प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आहर पाइप प्रणाली उत्तरी बिहार की एक पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली है। ये उत्तरी बिहार की नहीं हो जाएगी बल्कि दक्षिणी बिहार की है, ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसमें आहर शामिल है जो जल का संचय करती हैं और पाइप जो इसे कृषि क्षेत्र तक ले जाती हैं, ये बात क्या हो जाएंगे? सही है। इसी के विकास के लिए सरकार ने अभी हाल ही में आशा मॉडल जारी किया है। आशा मॉडल का संबंध भी है जो पारंपरिक आहर प्रणाली है, आहर पाइपलाइन जो प्रणाली है, इसको संरक्षित करना। आशा मॉडल याद रखेंगे, करंट अफेयर का यह क्वेश्चन था। इसमें कौन सही हो जाएगा? तो केवल 2 सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है जो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? 91 कह रहा है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश
के रूप में किसने शपथ लिया? तो उस समय पुराना था, संगम कुमार साहू लिए थे। लेकिन अभी है जो पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो बनी है मीनाक्षी मदन रॉय। ये 48वीं जो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, याद रखेंगे, मीनाक्षी मदन रॉय बन गई है। 92 नंबर है केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो बिहार में ये पटना में जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित होगा। और पटना के साथ साथ बनारस में यानी कि वाराणसी में भी जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी कि 2 जगह बजट के अनुसार जहाज मरम्मत केंद्र होगा, जिसमें पटना और बनारस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, बिहार के किस विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? पंचायती राज विभाग हो जाएगा। बिहार की पहली जल क्रीड़ा अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? बिहार की पहली जल क्रीड़ा अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये ओढ़नी बांध कहाँ हो जाएगा? ये बांका में हो जाएगा। बांका में है ओढ़नी बांध, यहीं पर जल क्रीड़ा स्थापित किया जाएगा और मध्य प्रदेश के सहयोग से इसकी स्थापना होगी। 95, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये है डॉक्टर दिव्य ज्योति है, इनको सम्मानित किया गया है। 96, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फैलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक मेगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? ये 2027 तक है जो बिहार सरकार का टारगेट है कि फैलेरिया को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी स्थापना की गई है। आइए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 97 कह रहा है कि बिहार विधानसभा में बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? विजय कुमार। ये किसके द्वारा किया गया था? तो विजेंद्र यादव के द्वारा 2026-27 का बजट है जो प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्तुत है जो 3 फरवरी 2026 को किया गया है। बिहार की टोटल बजट है जो 3,47,000 करोड़ की है, जो अब तक की सबसे बड़ी बजट है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो विजेंद्र यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 98 नंबर, हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार में किस स्थान पर स्थित है? ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया राजगीर में बनाया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर ये बनाया गया कहाँ पर? राजगीर में बनाया गया है। आपसे पूछेगा कि भूटान के अभी प्रधानमंत्री कौन है जो बिहार की यात्रा पर थे? तो ये हो जाएंगे शेरिंग तोब्गो है जो ये भूटान के प्रधानमंत्री है जो बिहार की यात्रा पर इस मंदिर के उद्घाटन के समय आए थे। 99 नंबर क्वेश्चन, हल्दी की किस्म राजेंद्र सोनिया जो हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने के प्रयासों के कारण चर्चा में रही है, मुख्य रूप से बिहार के किस जिला में उगाई जाती है? तो किस जिला में हो जाएगा? ये हो जाएगा समस्तीपुर में इसे उगाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हल्दी क्लस्टर बिहार के किस जिला में स्थापित किया गया है? तो हल्दी क्लस्टर पूछेगा तो आपसे मुजफ्फरपुर में हल्दी क्लस्टर स्थापित किया गया, जो बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर होगा। कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहले चरण न्यू पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल और भूतनाथ स्टेशन के बीच 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर शामिल है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस परियोजना के चरण 1 नेटवर्क में एलिवेटेड और भूमिगत दोनों तरह के खंड शामिल है। एलिवेटेड का मतलब होता है कि जो पिलर बना करके ऊपर रास्ता बना करके और उस पर ऊपर चलती है, जो मेट्रो चलती है उसे एलिवेटेड कहा जाता है। और भूमिगत सब जानते हैं जो भूमि के अंदर होता है। चलिए तो दोनों को दोनों क्या इसमें सही हो जाएंगे, दोनों को दोनों बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए 101 नंबर, हाल ही में बिहार के 33वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो 33वें राज्यपाल के रूप में सैयद अता हसनैन है, इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। आइए 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि IIT पटना ने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके साथ हो जाएगा? लिंकन विश्वविद्यालय, ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है, उसके साथ पटना IIT है जो समझौता किया है। 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए हैं? तो ये 2025 तक ये 10 बार शपथ ले चुके हैं। आइए, अन्नू कुमारी जो भारत की 2025 की ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी, बिहार के किस जिला से इनका संबंध है? इनका संबंध किससे है? ये बक्सर से है। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मंदार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है बांका में किया जाता है। इसी में बौसी मेला लगता है, बौसी मेला का संबंध भी यही से है, मंदार महोत्सव से है। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। 106 नंबर, गोकुल जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया, बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गोकुल जलाशय कहाँ हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बक्सर में। 107 नंबर, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे एनडीए कितनी सीट हासिल की है? तो एनडीए की कितना हो जाएगा? 202 सीट है जो एनडीए हासिल किया हुआ है। आइए 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जो 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेल होगा उसका मेजबानी है जो पहली बार कौन करेगा? ये बिहार करेगा।
हाल ही में भौगोलिक संकेत उत्पादक को प्रदर्शन करने वाले जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था पटना में। 110 नंबर क्वेश्चन, कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये कजरा पावर प्लांट है वो बिहार के किस जिला में है? तो ये लखीसराय में स्थित है। आइए 111 नंबर क्वेश्चन, पटना के किस अस्पताल को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? IGIMS है इसको ये उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 112 नंबर, बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा? ये स्पोर्ट्स जो विलेज है कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा भागलपुर में किया जाएगा। कहाँ? ये भागलपुर में किया जाएगा। 113 नंबर, बिहार ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से लगभग कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं? ये कितना हो जाएगा? 9000 करोड़ का जो एडीबी के साथ बिहार को समझौता पर रुपया मिला है। कितना? 9000 करोड़। आइए 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कौन थे? ये महेंद्र झा है। इनको 2025 में जो साहित्य अकादमी है मैथिली भाषा के लिए मिला हुआ है। बिहार सरकार द्वारा घटना स्थल पर अपराधी की त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फॉरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। किस संस्थान ने अविन्य विहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी की है? ये कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के द्वारा ये आयोजन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि अविन्य विहार 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध स्टार्टअप से है। परम रुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परम रुद्र क्या है? यह एक बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये सुपर कंप्यूटरों की एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक कंप्यूटिंग अथॉरिटी द्वारा लागू किया गया है। गलत हो जाएगा। ये सीडेक जो पुणे की संस्था है सीडेक उसके द्वारा ये लागू किया गया है। इसमें कौन सा गलत है? पूछा जा रहा है आपसे कौन सा गलत है? तो केवल 2 क्या है गलत है, क्योंकि ये सीडेक जो पुणे की संस्था है उसके द्वारा ये लागू किया गया है। 18 नंबर, निम्नलिखित में किसे बिहार के विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? श्री गोपाल जी त्रिवेदी है। इनको इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में बिहार में इन्हें पद्मश्री, इनके बिहार के रहने वाले हैं और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जकार्ता में होने वाली एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला फेंसर कौन है? तो बिहार की पहली जो महिला फेंसर है वो कौन है? केसर राज है। ये पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। 120 नंबर, बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया है? ये सोमवार और शुक्रवार को ये जन शिकायत के लिए दिन है जो निर्धारित किया गया, सोमवार और शुक्रवार। हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फुट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में स्थापित की गई है? तो ये कौन सा गांव होगा? ये चंदसी गांव है जो पटना में इसे 108 फीट की शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 122 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में किन न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे? ये कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। रितेश कुमार और प्रवीण कुमार ये शपथ लिए थे। आइए 123 नंबर, नील विद्रोह से संबंधित मांग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। किसान ने यूरोपीय बागान मालिक के दबाव से आजादी की मांग की थी। ये बात क्या है? सही है। आज किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रखना का चाहते थे। बिल्कुल गलत है। शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित पारिश्रमिक की मांग की थी। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें कौन सा सही है पूछा गया था, तो आपसे 1 और 3 क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिलान करना है। देखिए अधिकारी और रैंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से अधिकारी थे जिसको कौन सा रैंक प्राप्त था? तो जनरल लॉयड ये अंग्रेज अधिकारी है, इसको कौन सा रैंक प्राप्त था? तो ये मेजर जनरल था। जनरल लॉयड ये कौन सा पद पर था? तो ये मेजर जनरल था। बर्ड कौन सा था? ये ब्रिगेडियर था। ब से बर्ड, ब से ब्रिगेडियर। वाल्टर स्टेनहोम सेरविल ये कौन सा था? ये कैप्टन था। सेरविल क्या था? कैप्टन था। श्री पोटेंट ये क्या था? दमन एकोक की जो नीति था उसके अधीक्षक था। इस प्रकार से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 2143 इसका बी आंसर हो जाएगा। आइए 125 नंबर, तीन कठिया प्रणाली की जांच के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। जेबी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फ्रैंक सलाई ने उस समिति का नेतृत्व किया जिसे चंपारण में तीन कठिया प्रणाली की जांच की गई थी। ये फ्रैंक सलाई था जो ये चंपारण जो एग्रीगेडियन कमेटी बना था उसके अध्यक्ष था। तो इसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया था। ये दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे।
126 नंबर है कि नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह के प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित था। गलत हो जाएगा, क्योंकि नमक सत्याग्रह है जो कहाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जबकि नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने आह्वान पर बुद्धू नोनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया था। तो ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसमें कौन सही है, ए गलत है और आप क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिहार की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं किया गया है। तब जानते हैं कि सबसे पहले इसमें नाम आता है राजेंद्र प्रसाद का, जिनको 1962 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। जयप्रकाश नारायण, इनको कब प्राप्त हुआ है, 1999 में प्राप्त हुआ है। कर्पूरी ठाकुर को भी 2024 में ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्राप्त कब हुआ था, 2001 में प्राप्त हुआ था। बाबू जगजीवन राम को ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आइए 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासम्मेलन की स्थापना की थी। तो जो रविदास महासभा की स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो ये बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। बाबू जगजीवन राम के द्वारा कलकत्ता में 1934 में रविदास महासभा की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था। ये कब हुआ था कि 1908 में पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के गठन है 1908 में पटना में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे जो अली इमाम साहब थे। आइए 130 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि पटना सचिवालय गोलीकांड 1942 में शहीदों और उनके मूल जिला में निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित है। देखिए पटना में क्या हुआ था कि 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय पर छात्र है जो भारतीय झंडा फहराने के क्रम में फहराने जा रहे थे। तो क्या हुआ था, जो पटना के मजिस्ट्रेट थे WG आर्चर, इनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और 7 छात्र है जो शहीद हुए और अनेकों छात्र जो घायल हो गए थे गोली की वजह से। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो छात्र शहीद हुए थे उनका जिला का सही क्रम है। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो सारण के रहने वाले थे, ये बात क्या है, सही है। सतीश प्रसाद झा थे, ये भागलपुर के रहने वाले थे। राजेंद्र सिंह थे, ये सारण के रहने वाले थे। तो इसमें तीनों के तीनों ये जो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 131 नंबर क्वेश्चन, चेरो राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 12वीं से 13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेर साम्राज्य का उदय हुआ था। जो कुछ दिन के लिए जो बिहार में शासन व्यवस्था खाली रहा था उसमें चेर राजवंश है जो अपने आप को स्थापित किया था। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा करेक्ट 1771 में उत्तराधिकारी के विवाद के दौरान जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल था, उन्होंने चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेज का विरोध किया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। आइए 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। ये बात क्या है, सही है। इसमें के शिखर पर एक बारीकी से तराशा हुआ सिंह शीर्ष है जो अन्य मौर्य स्तंभ के समान है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष पर जो सिंह है कहाँ से मिलता है, वो लौरिया नंदनगढ़ से मिलता है, न कि लौरिया अरेराज से मिलता है। लौरिया अरेराज से जो स्तंभ मिला है उसके शीर्ष भाग टूटा हुआ है। इस प्रकार से इसमें कौन सही है, तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट है जो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133, बिहार में कुषाणकालीन खोज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। कह रहा कि बक्सर में मिले ढेर से कुषाणकालीन सिक्के शामिल है जो विम कड़फिसेस द्वितीय से लेकर वासुदेव काल तक के मिले हैं। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुम्हरार में हुई खुदाई से ऐसे टेराकोटा मिले हैं जिसमें कुषाण काल की विशिष्ट विशेषताएं और वेशभूषा दिखाई देती है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही है। और ये भी बात क्या है, सही हो जाएंगे। तो दोनों को दोनों क्या है, स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 134, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन पर विचार करना है। इस स्थल में एक विशाल वर्गाकार मठ स्थित है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी और जिसकी 208 कोठरिया है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि मठ के केंद्र में एक क्रॉस के आकार का स्तूप स्थित है जो इस परिसर का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ये बात भी सही है। इस परिसर में एक पुस्तकालय भवन शामिल है जो जल आधारित शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसके बारे में तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। वर्तमान के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान के भागलपुर जिला में स्थित है। इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर देखिए। 135 नंबर क्या कह रहा है कि विद्यापति की साहित्य कृति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट भाषा में रचित है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उनकी प्रसिद्ध पदावली, पदावली संस्कृत में लिखी हुई है। ये उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है पदावली, ये संस्कृत में नहीं है, ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, मैथिली भाषा में लिखा गया है। कौन सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। आइए 136 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पटना कलम के चित्रकारों की विशिष्ट कृति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। शिवलाल के शिष्य बनीलाल अपनी कजरी स्याही तकनीक के लिए जानी जाती है और वे अपने चित्र में अस्थायी त्योहार तथा पटना के दैनिक जीवन को दर्शाता है। ये शिवलाल के शिष्य बनीलाल का नहीं, ये जो विशेषता है ये किसकी है, ये विशेषता उनकी नहीं थी, ये विशेषता किसकी थी, ये था विशेषता किसका था, सेवकराम का ये विशेषता है। ये विशेषता किसका है, सेवकराम का विशेषता है। सिया दयाल लाल हाथी पर लघु चित्र बनाते थे और उनके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सेवकराम अपनी स्वाभाविक और बिना किसी अतिशयोक्ति वाली चित्र शैली के लिए जाने जाते थे। तो ये बात क्या हो जाएंगे, ये सेवकराम के नहीं है बल्कि ये शिवलाल के शिष्य बनीलाल के बारे में बताया गया है, उनकी विशेषता थी। चौथा कह रहा है कि हुलास लाल यूरोपीय शैली के चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे और बनारस से जुड़े चित्रकारों के एक परिवार से उनका ताल्लुक रखते थे। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है, तो 2 और 4 स्टेटमेंट था जो सही था, और 1 और 3 है जो गलत है। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था। अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन सा विभाग था, तो ये पहले वित्त मंत्री थे, स्थानीय स्वशासन के प्रमुख थे, लोक निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा है, इनको 3 विभाग मिला था, 1 2 3 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 क्या है, इनका विभाग था। आइए 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष और किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तब जानते हैं कि 1912 में बांकीपुर में बिहार में पहली बार कांग्रेस का सम्मेलन है जो आयोजन किया गया था। इसका अध्यक्षता किए थे आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था और इसमें सचिव थे कौन, तो इसमें सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसमें सचिव थे वो। 139 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई थी, तो आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा है जो 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब की गई थी, 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन ये कब हुआ था, तो 1938 में गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। पटना के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। चंपारण सत्याग्रह की बैठक कब हुई थी, 1917 में हुआ था। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 2341। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में, शेरशाह सूरी ने नुनाही शासक के अधीन सेवा करके और जलाल खां के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ा करके बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1536 में उन्होंने चौसा के युद्ध में बंगाल की सेनापति को पराजित किया था और पूर्वी बंगाल को अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। नहीं भाई गलत हो जाएगा, ये 1536 नहीं था, 1534 में सूरजगढ़ा का युद्ध हुआ था जिसमें बंगाल की सेना को हराया था। और चौसा का युद्ध है जो 1539 में हुआ है और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ है, जिसमें हुमायूं है जो हार जाता है, शेरशाह सूरी जो विजय होते हैं। बंगाल पर विजय है जो सूरजगढ़ा के युद्ध में 1534 में विजय होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है, केवल 1 और 1 इसमें स्टेटमेंट है जो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्या कहा, पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ गया 48, लग रहा है यहीं पर खत्म। तो 140 क्वेश्चन तक ही था हमारा सेट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।